अब लाइए थोड़ा सा दिक्कत भरा जो बाजार है वो आपकी स्क्रीन सरकते ही चले जा रहे हैं नीचे। 125 पॉइंट निफ्टी दबाव में है, आधे परसेंट से 2/3% की कमजोरी के साथ। पहले दबाव में 21,600 गए थे, 21,600 से संभलने की कोशिश कर रहे थे, फिर झटका लगा और अब 21,600 के नीचे की ट्रेजेक्टरी पर हम इस समय कामकाज करते हुए। और ये पिछला हफ्ता वॉलेटिलिटी के नाम था और इस हफ्ते की शुरुआत से ही कुछ दबाव गहरा रहा है। कुछ मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। ये निफ्टी था, निफ्टी बैंक स्क्रीन पर है, वो तो 3/4% दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है, ब्रेथ निगेटिव है, इसलिए मैंने शुरुआत में वर्ड यूज करा मुनाफा वसूली। चौतरफा है ये मुनाफा वसूली का दबाव। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइए, देखिए किस तरह के हैवी वेट्स हैं। कोई एचडीएफसी बैंक जो वोलेटिलिटी के बाद फ्राइडे की अभी भी संभल नहीं पा रहा है। फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से आधे परसेंट के नेट दबाव के साथ बंद हुआ था और भी सबसे ज्यादा दबाव एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस, कोई आईटीसी, कोई टीसीएस बनाते हुए इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो थोड़ा सा रीअसेस करता हुआ बाजार अपने आप को, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फी हो, सब दबाव में। इन सब के रिजल्ट्स थर्सडे और फ्राइडे को चारों आईटी दिग्गजों के नंबर्स आने हैं। थर्सडे को इन्फी और टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उससे पहले दबाव। खैर आज तो दबाव का कारण ये भी हो सकता है कि यील्ड्स में उछाल था यूएस की, जो 4% के ऊपर हैं, तो समीकरण थोड़े से वहां से भी बिगड़ते हुए। वैसे रिजल्ट सीजन से कोई खास होप नहीं है इन आईटी कंपनीज के लिए। खैर ये तो आईटी अलग बात हो गई, अदरवाइज तो वैसे भी मूड बिगड़ा हुआ है। 21,500 ऑन द वे डाउन बहुत इंपॉर्टेंट था। रह के बार बार बातचीत हुई और आप सब जानते ही हैं 21,500 में जिस तरह का राइटर्स का जोन हो या जिस तरह से वो सीरीज के लोज हो, या ऊपर की तरफ 21,800 850 के जोन जो प्रीवियस पिछले हफ्ते हमने अब तक के उच्चतम स्तर छुए थे। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस समय 21,500 को डिफेंड करना। उसके नीचे जाना थोड़ी सी दिक्कत शायद बढ़ती हुई नजर आए, अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आए। खैर रचना जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से। उन तगड़े मूव्स के बाद थोड़ा सा बुल्स और बियर्स के बीच में टसल नजर आ रही है, कुछ कंसोलिडेशन था। अब धीरे धीरे वीकनेस थोड़ी सी बढ़ती हुई, क्या करना चाहिए? जनवरी वैसे जाना जाता है इस तरह की वॉलेटिलिटी के लिए, दिक्कत भरे आमतौर पर सीरीज रहती भी है और समीकरण भी कुछ ऐसे बैठ रहे हैं। आपका अप्रोच क्या है निफ्टी को लेकर? जी, मेरा निफ्टी को लेके, फ्यूचर्स को लेके अप्रोच यही है कि फिलहाल हम थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में है और ये कंसोलिडेशन थोड़ी देर और कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे ट्रेंड में क्लैरिटी बन सकती थी अगर आज के दिन में हम 21,800 के ऊपर खुले होते और ऊपर गए होते, लेकिन वो चीज हुई नहीं है। 21,800 ने फ्यूचर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया है आज के मॉर्निंग में, तो इसी के साथ ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। और डाउन साइड पे 21,600 पे एक सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट होल्ड कर गया तो हम फिर भी यहाँ पे 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से एक अपस्विंग दोबारा से दे सकते हैं अगर 21,600 होल्ड कर गया तो। अगर इस 21,600 भी बाय एनी चांस टूटता हुआ नजर आएगा तो फिर ये करेक्शन पुल बैक जो है वो डीपर करेक्शन में तब्दील होगा एंड इन दैट केस फिर हम 21,400 की तरफ जाएंगे। तो 21,600 को एक थ्रेशोल्ड टिपिंग पॉइंट की तरफ देखना चाहिए। 21,600 अगर होल्ड कर गया देन देयर आर चांसेस, अगर वो भी गया देन वी आर इनटू डीपर ट्रबल। तो अभी तो उसी लेवल के आसपास हम फ्लर्ट कर रहे हैं, 21,600 के आसपास। तो मीनिंगफुल दबाव अभी नहीं आया वहां से, लेकिन ये लेवल नहीं होल्ड पर, ये नहीं होल्ड कर पाए इंट्राडे में, तो नहीं होल्ड कर पाए। आप बेसिक क्लोजिंग बेसिस पे कह रहे हो आप रचना जी? जी, मैं फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से कह रही हूँ वायदा अभी। रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे निफ्टी का। ओके, तो वहां पे 21,600 डिफेंड करना बहुत जरूरी। ठीक बात है, ये 21,600 यहाँ का हो गया तो कैश का वो 21,500 के आसपास का जोन हो गया। ठीक बात। अच्छा, और कंसोलिडेशन लार्जली इसका मतलब ना प्राइस ज्यादा इधर डैमेज नहीं होना है फिलहाल के लिए, ऐसा लग रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा भारतीय बाजार, है ना? जी, बाहर मार्केट में दोनों तरफ के स्विंग्स आएंगे और दोनों तरफ हाँ, के स्विंग्स को प्ले कर सकता है जो वही इसको प्ले कर सकेगा। हाँ। और आपको आपके टारगेट्स जो है उनको छोटे रखने पड़ेंगे। एक क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट में जो इसमें बड़े बड़े मूव्स मिलते हैं ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़े थोड़े 50-60 पॉइंट्स के मूव्स अगर मिल जाए तो आपको उसी से खुश रहना पड़ेगा। परफेक्ट। चलिए सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करता हूं। इस बीच जो स्टॉक्स रडार पे आएंगे, रचना जी तो यही है, उनसे बातचीत करते रहेंगे। वैसे टिकर टीम ब्यूटीफुली हर तरफ स्क्रीन पे आपको आज के सारे प्राइस एक्शंस डिस्प्ले कर भी रही है।
हमें आज पुणे जाना है और साथ में शिरडी जाना है। पुणे से प्रज्ञा जी स्क्रीन पे। प्रज्ञा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। पुणे में प्रज्ञा मैम क्या करते हो आप, और कितने समय से इक्विटीज से, शेयर मार्केट से जुड़े हुए आप? नमस्कार सर, और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको भी और आपके थ्रू सभी दर्शकों को। मैं आज ही रिज्यूम कर रहा है तो मेरा बनता है। आप सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सॉरी प्रज्ञा मैम, कंटिन्यू। हाँ सर, मैं इन्वेस्टिंग में ही ज्यादा ध्यान देती हूँ और 3-4 साल हो गए हैं मुझे कंटिन्यू करते हुए। मुझे अपने पापा से बहुत कुछ मिला है तो उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इन्वेस्टिंग मतलब लेके लंबी अवधि के लिए रख लेना। जी जी जी। और ये लेते कैसे हो, कौन डिसाइड करता है? खुद ही अपनी स्टडीज कर रहे हो? हाँ, स्टडीज करती हूँ मैं। हाँ। CNBC से बहुत हेल्प मिलती है और हमारे एक मेंटर है हाँ। जो भी हमें काफी हेल्प करते हैं। उनका भी नाम आशीष ही है। जी। पुणे से? नहीं, वो भिलाई छत्तीसगढ़ से। तो कैसे मिल गए वो मेंटर आपको? फैमिली मेंबर है कोई क्या? नहीं, वो पापा के मतलब उनका पूरा मेंटेन करते थे अकाउंट, और उन्हीं से फिर हम वो मिला। एक तरह से फैमिली मेंबर ही है। परफेक्ट। अच्छा प्रज्ञा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है मेरा ऑन मोबाइल। ये पापा ने ही लिया था, काफी पहले लिया था, तो एक्चुअल में मुझे इसका रेट तो पता नहीं था उसमें उन्होंने कितने पे लिया था। हाँ। तो इसके बारे में पूछना है मुझे। तो ये अभी मुझे कितने दिन और होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट ले लेना चाहिए इससे? तो ये जो 103 का भाव लिखा हुआ आया है, ये मतलब जब आपके पास आया था तब 103 हाँ, पे था? मतलब मैंने पुराना रिकॉर्ड देखा तो उसमें ऐसा दिखा। एक्चुअल में हो सकता है उन्होंने और भी कम में लिया हो, क्योंकि अभी पापा है नहीं। हाँ जी। हाँ, ओके, सॉरी टू हियर दैट। ठीक है, ऑन मोबाइल ग्लोबल। रचना जी भाई, लंबी अवधि के लिहाज से ऑन मोबाइल है कैसा? बीच में बहुत चला था, उसके बाद करेक्ट हुआ, उसके बाद लार्जली एक दायरे में वोलेटाइल रहता है स्टॉक। आगे का आउटलुक कैसा है? जी, ये लंबी अवधि के लिए इन्होंने लिया है और ये काउंटर लंबी अवधि से ही साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है मोर देन 10 इयर्स से। तो अब यहाँ पे इन्होंने इतना टाइम अगर दे ही दिया है इस काउंटर को, तो अब यहाँ से निकलने का तो मुझे इस टाइम पे रीजन नहीं लग रहा, जब तक ये काउंटर 94 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है। तो 94 के नंबर को एक स्टॉप लॉस के जरिए देखिए, और जब तक वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर रहता है तब तक आप इस काउंटर में बने रहे। ये कंसोलिडेशन अब धीरे धीरे करके ऐसे फ्रक्टिफाई होना चाहिए इनटू अ ट्रेंडिंग मूव। तो अगर वो चीज हो गई और ये काउंटर अगर 106 110 के ऊपर निकल पड़ा, तो फिर 130 और 40 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। किसी भी हालत में अगर 94 टूट गया तो फिर एग्जिट ले लेनी चाहिए। बढ़िया है, 106 पे तो खड़ा ही हुआ है। 106 से 110 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। प्रज्ञा मैम, एक बार 110 के ऊपर गया तो लपक तेजी है। 140 की बात कर रही है रचना जी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 94 के लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस लगाना। वाकई काफी लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक फंसा हुआ है। लौटता हूं आपके पास, अब शिरडी जा रहा हूं सुजाता मैम के पास। सुजाता मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैम, क्या करते हो शिरडी में आप? मैं घर पे ही रहती हूँ। मेरे कॉलेज कंप्लीट हो गया है क्योंकि मैं फिजिकली डिसेबल हूँ, तो 1 ईयर से इन्वेस्ट करना चालू किया है। अरे, तो घर पे बैठ के स्टॉक्स की स्टडी शुरू कर दी 1 साल से आपने? जी जी। क्या करते हो? फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, टेक्निकल्स देखते हो, या क्या देखते हो? फंडामेंटल्स टेक्निकल सीख रही हूँ, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे वाह। और कैसे सीख रहे हो? कैसे कहाँ से मदद मिल रही है? इंटरनेट से या कोई और है? नहीं, आपकी चैनल देखती हूँ, इंटरनेट भी यूज करती हूँ। आप भी बहुत सारा सजेस्ट करते हो तो उसका एनालिसिस करती हूँ घर पे बैठ के। अच्छा, तो चैनल पे जो राय दी जाती है, जो स्टॉक्स दिए जाते हैं, वो लिखने के बाद अपना खुद का एनालिसिस रन करते हो उस पे? हाँ जी। परफेक्ट, बहुत सही अप्रोच है। तो एक्सपर्ट्स बढ़िया है चैनल पे, और उनका भी निकाला हुआ निचोड़ ढूंढते हो आप। सुजाता मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने IFCI के शेयर लिए थे 29 रुपीज पे, 800 क्वांटिटीज।
ओके, क्यों लिए थे ये? तो आई थिंक कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज कवर वेरियस प्रोजेक्ट, और ये कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, तो मैं इसको रखना चाहूंगी। एक दो साल तक रख सकती हूँ मैं इसको। नहीं, आपके रडार पे क्यों आया? बहुत चल रहा था इसलिए रडार पे आया था या कोई और रीजन था? हाँ, नहीं, उसके सपोर्ट बन रहे थे ना। आई थिंक ये 26 के ऊपर निकल गया, तो 34 के आगे जाके 40 तक जा सकता है, इसीलिए रडार पे आया। और आपके चैनल पे भी न्यूज आ रही थी, तो अच्छा, IFCI पे कोई न्यूज भी है लेटेस्ट? अच्छा, तो आपने सही पकड़ा, 26 का निकलेगा तो 30 जाएगा, और 30 के बाद 26 निकला तो 30 तो आ गया है। अब ये 40 जाएगा नहीं जाएगा ये तो रचना जी बताएंगी। रचना जी, 10 रुपए के बैंड में कंसोलिडेट होने के बाद चल तो गया है, और इनका आकलन कहता है ये अभी और तेजी दिखाएगा। आप ऐसा मानते हो क्या? जी, इनकी बात गलत नहीं है। यहाँ पे कंसोलिडेशन काफी टाइम चला है, जिसके बाद मूव शुरू हुआ है। एक्सक्यूज मी। और अगर ये मूव ऐसे ही कंटिन्यू करेगा जैसे अभी कर रहा है, तो 34-40 की तरफ जा सकता है ये काउंटर। नेवरदलेस हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे एक रेजिस्टेंस भी बीच में आ रहा है, तो एक ये उम्मीद भी करें कि 25 की तरफ पुल बैक भी कर सकता है बीच में। उससे डरे नहीं, 25 को एक स्टॉप लॉस के जरिए होल्ड करें, और ऊपर वाली साइड पे 34-40 का और 42 का टारगेट लगा के कंटिन्यू करें पोजीशन। भाई आप सही कह रही हैं, भाई तेजी आ सकती है। सुजाता मैम, स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए इस पोजीशन को। आपकी स्टडीज तो सही आ रही हैं एकदम। ये रचना जी, जुकाम हो रहा है? ठंड वंड पड़ रही है क्या उधर? मेरे जितना मुझे पता होना चाहिए उतना ही आपको पता होना चाहिए। नहीं, मैं जब था तो उस दिन तो बारिश आनी शुरू हुई थी, तब मैं निकल लिया था। आई एम अज्यूमिंग बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई होगी। हाँ, वो बारिश के बाद थोड़ा ये सब तकलीफें हो जाती है थ्रोट वगैरह की, और ठंड के साथ साथ बारिश का कॉम्बिनेशन इज रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो उस हिसाब से थोड़ी तकलीफ होती है। मैं तो फंस गया था, तो वो ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक वाइक आ गई थी, तो एक दिन तो गाड़ी डीजल के लगाने के लिए लाइन में लगना पड़ गया था भोपाल में, तो एक दो दिन निकला ही नहीं मैं इस डर से। खैर, प्रज्ञा मैम, अगला सवाल कौन सा? हाँ जी, मेरा अगला सवाल है इंजीनियर्स इंडिया। इसके 133 शेयर्स है मेरे पास। आई थिंक पापा ने 82 के भाव से लिए थे, तो इसमें प्रॉफिट बुक करना है मुझे या एड ऑन करूं? क्या कर रहे हो? जो पोर्टफोलियो आपके हाथ में आया है, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, उसके बाद फ्रेश स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिर्फ बुक करते जा रहे हो? सही समय ढूंढ रहे हो बुक करने का? क्या कर रहे हो आज? चाहती हूँ सर, हाँ चाहती हूँ मैं और नया इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक है, तो रीजिग कर रहे हो उस पोर्टफोलियो का आप, है ना? जी जी। इंजीनियर्स इंडिया 82 की खरीद, 200 के आसपास खड़ा, सरकारी कंपनी, बढ़िया चल भी रही है, कंसोलिडेट हो रही है, चल रही है। EIL और तेजी दिखाएगा क्या? लंबी अवधि के लिहाज से मेरा मुनाफा बांधने का समय कौन सा है रचना जी? देखिए, इनको अपना एसएल जो है उनको ट्रेल कर लेना चाहिए। शी इज इनटू गुड मनी, और मेरे हिसाब से यहाँ पे एथल होना चाहिए इनका करीब करीब 185 के आसपास। जब तक ये 185 के ऊपर क्लोजिंग देता रहता है, तो यहाँ से 10, 15, 20 रुपए की और मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रह सकती है। लेकिन अगर ये 185 तोड़ता है तो भी निकलना है, और अगर ये 215, 220 पहुंचता है तो भी निकलना है, क्योंकि 215, 220 पे पहुंचते पहुंचते ये थोड़ा ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, और तब तक इनको फिर अपना मुनाफा बांधने में विजडम होगा। तो 185 को एसएल मान ले, एंड 215, 220, 218 को टारगेट मान ले। 185 का स्टॉप लॉस, और देखिए किस तरह की और अप मूव्स दिखाता है ये स्टॉक, पर स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। सुजाता मैम, IFCI के बाद अगला कौन सा? KCP लिमिटेड की शेयर लिए थे मैंने 177 पे, 200 क्वांटिटी थी, तो मैं उसका स्टॉप लॉस कितना मेंटेन कर सकती हूँ? आई थिंक उसका वो करूँ कि KCP ना? KCP लिमिटेड। हाँ, ये जो भाग रहे हैं, ऐसा होता है क्या जो भागते हैं वो रडार पे आते हैं आपके? ऐसा होता है स्टॉक क्या? वही वाले जो मोमेंटम पकड़ लेते हैं? हाँ, चढ़ती बस पे चढ़ने की आदत है आपकी, है ना? IFCI भी ऐसे ही हुआ है, लेकिन उस पर तो रचना जी कह रही है सही कॉल था। KCP भी बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है। आपने उस बस में घुसी हो 177 पे, मतलब हाल में ही घुसी हो। हाँ। क्या करना चाहिए भाई रचना जी? जी, जहां तक KCP की बात है, ये फिलहाल तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। इनको अपना एसएल जो है वो 164 के करीब रख लेना चाहिए,
क्लोजिंग बेसिस पे उसको मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ओवर स्ट्रेचिंग भी है इस काउंटर में। अगर ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से एक बार पुल बैक शुरू हो गया तो फिर ये काउंटर डाउन साइड पे इनको 155 150 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 165 के आसपास एक एसएल बना के रख ले, और अगर कंटिन्यू रहना होगा ये ट्रेंड तो वो इस लेवल को तोड़ेगा नहीं। अगर टूट गया तो फिर फर्दर गिरावट आ सकती है, इसलिए निकल जाना पड़ेगा। थोड़ा ओवर स्ट्रेचिंग है यहाँ पे। ट्रू। और क्योंकि आप मोमेंटम चेस करते हो, अपने स्टॉप लॉसेस का बहुत ध्यान रखना है। रचना जी ने दोनों में स्टॉप लॉस आपको बता दिए। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे पास जमुना ऑटो। ये भी काफी दिनों से है, मेरे पास भी था लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया था उससे। ये पापा से फिर से ट्रांसफर हुआ है। तो इसमें क्या करना चाहिए? ये बड़ा मतलब एक ही लेवल पे है काफी। अटक गया है मामला। सही कह रहे हैं आप। क्या कहना रचना जी, जामना ऑटो? जी, जहां तक जमुना ऑटो की बात है, ये काउंटर इनके एंट्री लेवल से काफी करीब है अभी, और इनके पास एक मौका है कि एसएल बना के रख ले। 101 को एसएल बना के रख ले और देख ले कि क्या होता है। फिलहाल ये जहां पे है वहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर बनता है, पर ओवरऑल मार्केट थोड़ी आजकल वीक बनी हुई है, और ये काउंटर में भी मोमेंटम थोड़ा कम है, वीक है मोमेंटम, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। नेवरदलेस अगर ये काउंटर 100 के ऊपर बना रहेगा तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि ऊपर वाली साइड पे ये आगे 120-25 की तरफ जाएगा, पर 100 को होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो 100 के लेवल को एसएल बना के बहुत ही स्ट्रिक्टली एडहियर करें। अगर ये लेवल होल्ड करता है और यहाँ पे जो 200 पीरियड एवरेज के ऊपर फिलहाल प्राइस है वो सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है तो ऊपर उम्मीद बनेगी 116-20-25 की। ओके, इस नोट पर प्रज्ञा जी, सुजाता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए, और रचना जी ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए धन्यवाद आपका। तबीयत का ख्याल रखिएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।